प्लीज रिप्लाई करो बेटा। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? स्क्रीन शेयर हो रही है? एनी इश्यू? ओके, यहाँ पर तुम लोग का रिप्लाई नहीं शो हो रहा है, आई थिंक फोन पे आ रहा है। ठीक, यहाँ देखो रिप्लाई आप लोग के नहीं आ रहा है। हाउ मैनी हैव कनेक्टेड? 21। जल्दी बोलो भाई, कनेक्ट हो जाए सब लोग। ओनली 21 इज देयर। ट्वेंटी फोर, क्या बात है भाई, बड़े धीमे ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग। ओके, चलो 25 हो गए। ओके 26, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ आगे की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लें कितना सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है, नेक्स्ट हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आपके भी दिमाग में एक बार बना रहे कि हम कहाँ तक पहुँच गए और आगे हमें क्या करना है। ठीक है, सो ये है हमारा सिलेबस। चलो, अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो अभी तक हम लोगों ने जितना कर लिया है दैट इज कि हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज द ओवरव्यू, और कुछ बेसिक से डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, और ये सब समझने के बाद फाइनली वी अंडरस्टूड व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फाइल सिस्टम, and basically we have studied here what are the disadvantages of file system. Next we come up with the idea of database architecture and then database structure. So architecture is here, and then we have studied what database structure.
डेटाबेस स्ट्रक्चर को हमने समझा. सो नाउ टुडे वी विल अंडरस्टैंड और ट्राई टू लर्न व्हाट आर द डेटा मॉडल्स एंड व्हाट आर द स्कीमा एंड इंस्टेंसेस. ये हम लोग करेंगे. तो शायद किसी को एक डाउट था, किसी ने पूछा था कि इन्फोटिको का जो हम लोग पहला क्विज सॉल्व कर रहे थे उसमें था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, और फिर फर्स्ट ऑप्शन में था रिलेटेड डेटा, एंड द सेकंड वन वाज कि इंटरफेस है बिटवीन द डेटाबेस और यूजर के बीच में, ऐसा कुछ था. तो बहुत लोग ये कंफ्यूज थे. बेसिकली कंफ्यूज कहाँ थे? दे वर कंफ्यूज दैट व्हाई वी आर नॉट सेलेक्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पर इंटर रिलेटेड डेटा लिखा हुआ है. सो वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि इंटर रिलेटेड डेटा जो है वो आपका डेटाबेस है. इंटर रिलेटेड डेटा किसको बोलते हैं हम लोग? डेटाबेस को बोलते हैं. एंड व्हाट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डज? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है जो फिजिकल मीडिया में कहीं पर डेटा रखा हुआ है उसको, वो जो अगर आपको स्ट्रक्चर वाला डायग्राम याद हो जहां पर क्वेरी प्रोसेसर था और स्टोरेज मैनेजर था, सो डीबीएमएस वही उन्हीं दो कंपोनेंट्स को मिला के बनता है. ऊपर देखो तुम्हारे पास क्या था? ऊपर तुम्हारे पास यूजर था जो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम कि वो फिजिकल मीडिया से डेटा को उठा के आप तक दिखाता है. तो अगर हम लोग बोलें तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो बेसिकली क्या कर रहा है, जो बेसिकली कर ये रहा है कि आपके स्टोरेज से, आपके सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के. सर वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, माइक के पास है आप शायद. ओके, अभी सही है? आवाज क्लियर है? ओके, चलो. सो मैं आपसे ये कह रहा था कि डीबीएमएस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है? डीबीएमएस जो आपके फिजिकल मीडिया और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस वाले पहले वाले क्विज में जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो प्लीज डिस्कस कर सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़ें. क्या वो सारी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं क्लियर है, या कुछ भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो यार फ्री टू आस्क, प्लीज डिस्कस कर लीजिए, तब आगे की बात हम लोग करें. ठीक, तो काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और कोशिश करिएगा वो सारी चीजें रिकॉल करके रखने की. जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, आर्किटेक्चर पढ़ लिया है. आर्किटेक्चर में हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़े हैं, 1 टीयर, 2 टीयर एंड 3 टीयर. स्ट्रक्चर में हम लोगों ने समझा है कि वहां पर एक क्वेरी वैल्यूएशन इंजन का काम हो रहा था, उसके बाद वो स्टोरेज मैनेजर को जा रहा था, स्टोरेज मैनेजर के पास ऑथराइजेशन मैनेजर था और इंटीग्रिटी मैनेजर था. इसके अलावा वहां पे इंडेक्स मैनेजर था और बफर मैनेजर था, सॉरी फाइल मैनेजर और बफर मैनेजर. आगे की बात हम लोग करते हैं, डेटा मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं. यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रिप्लाई करिए. मैं मैसेज देख रहा हूं आप लोग के. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रिप्लाई करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डेटा मॉडल्स एंड व्हाट इज स्कीमा एंड इंस्टेंस. तो इसको समझने के लिए आप लोग सबसे पहले हम लोग एक्चुअली पहले पढ़ते हैं व्हाट आर स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे डेटा मॉडल क्या है. तो यहाँ पर समझने में अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछिएगा. मैं मैसेज आप लोग के देख रहा हूँ. सो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं व्हाट आर द स्कीमा. तो ध्यान से सुनना. स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. स्कीमा का मतलब जो अभी तक हम लोगों ने देखा, जिसे हम लोग बोलते थे स्ट्रक्चर ऑफ टेबल और वी कैन से स्केलेटन ऑफ टेबल. सो उस स्ट्रक्चर और स्केलेटन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वो उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं. स्कीमा का मतलब है टेबल का स्ट्रक्चर या स्केलेटन. मतलब और आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें इस बात को, तो जब कोई टेबल तैयार हुई है, मतलब क्रिएट टेबल वाली कमांड हम लोगों ने रन की है, और क्रिएट टेबल वाली कमांड के बाद अभी हम लोगों ने उसमें डेटा कोई भी पुट नहीं किया है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा. सो जो आपको वो एक स्केलेटन दिख रहा है कि अभी इसमें डेटा भरा जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा. सो वो एक बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको प्रोवाइड करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. कि देखिए साहब, आपके आपके अपने डेटाबेस में यहाँ पर वैल्यू फिल होने वाली है. सो अगर आपसे कोई फर्दर पूछता है, सर वेदर इंटीग्रिटी अफेक्टेड बाई रिडंडेंसी. इंटीग्रिटी डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी बट इनडायरेक्ट कर सकती है. डायरेक्ट जो अफेक्ट करता है वो कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करता है. ठीक है, अगर आपका रिडंडेंसी होगी तो दैट विल लीड टू
अफेक्ट द कंसिस्टेंसी उसकी वजह से प्रॉब्लम में आती है। मतलब सारा डेटा सेम होना चाहिए एक जगह, अगर ऐसा नहीं है तो उस फिनोमेना को हम लोग इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो रिडंडेंसी होने से ये लीड हो सकता है। इनडायरेक्टली देखें तो इंटीग्रिटी को भी कहीं ना कहीं जाके टच कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो हमको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आई विल गो फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक, हाँ, तो हम लोग बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा में हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जो है उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। दैट्स मीन कि जिस समय आपने टेबल में कोई भी वैल्यू फिल नहीं की हुई है, केवल वो स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। अब वो स्कीमा आपका दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज योर फिजिकल स्कीमा, सेकेंड वन इज योर लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा का क्या मतलब हुआ, कैसे मैंने बताया जुम्मा, जैसे अगर बात आपकी ये है कि अगर रिडंडेंट है इंफॉर्मेशन तो वो कंसिस्टेंट होने में प्रॉब्लम है। इंटीग्रिटी मतलब कंस्ट्रेंट है। तो जो आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, अपने बिजनेस रूल्स अप्लाई करते हो, तो अगर डेटा रिडंडेंट है तो डायरेक्टली इस बात की वजह से ये नहीं हो सकता कि आपको कोई इंटीग्रिटी वायलेशन हो जाए। ठीक है, अगर इसको इनडायरेक्टली देखें तो हाँ, ये बात हो सकती है कि अगर 10 जगह डेटा रखा गया है तो किसी एक डेटा जहां पर हम पुट कर रहे हैं वहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया हो, मतलब वो बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग स्कीमा में देख रहे हैं कि एक फिजिकल स्कीमा है, दूसरा लॉजिकल स्कीमा है। सो व्हाट इज फिजिकल स्कीमा एंड व्हाट इज लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा का मतलब आपका है कि जब आपने टेबल में ये भी डिफाइन कर दिया कि देखिए साहब, ये आपकी पर्टिकुलर टेबल है, इसमें इतने कॉलम है और इन कॉलम्स का ये डेटा टाइप है और उस डेटा टाइप के बाद कॉलम का ये साइज है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा मतलब इट डील्स कि आप कैसे अपने टेबल में डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं, ये उस बात से डील करता है। फिजिकल टर्म लगा है तो आपको बात समझ में आ रही है कि फिजिकल स्कीमा का मतलब हुआ कि जो आप इस बात से डील करता है। जैसे अगर हम लोग कहीं पर स्कीमा लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये शो करें कि देखिए साहब, ये इस पर्टिकुलर टेबल में, ये वाली जो हमारी टेबल है, इस टेबल में इतने कॉलम है, इन कॉलम्स के ये जो कॉलम्स है, इनका कॉलम्स का ये डेटा टाइप है और इस डेटा टाइप की ये साइज है। तो वो पर्टिकुलर हमारा जो स्कीमा होगा उसको हम लोग फिजिकल स्कीमा बोलते हैं। और लॉजिकल स्कीमा का मतलब है कि जिसमें सिंपल हम केवल ये बता रहे हैं कि देखिए साहब, ये टेबल है और इसमें इतने कॉलम है। सो दैट विल नोन योर लॉजिकल स्कीमा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। स्कीमा में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे। व्हाट आई एम सेइंग कि एक आपका फिजिकल स्कीमा है, एक आपका लॉजिकल स्कीमा है। ठीक है, और स्कीमा क्या है? स्कीमा इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर। स्केलेटन और स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज नोन एज स्कीमा। ठीक, अगर कोई डाउट हो यहाँ पे तो प्लीज पूछिए। मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को शो करने की कोशिश करता हूँ लॉजिकल और फिजिकल स्कीमा का। जैसे देखिए, लॉजिकल स्कीमा का मतलब है बेटा कि जिसमें आपका आप डिटेल में बात नहीं बता रहे हो, बस आप सिंपल ये बात बता रहे हो। जैसे अगर हम बोले ना कि जरा बताओ तुम्हारे डेटाबेस में कितनी टेबल है, तो एक तरीका ये है कि तुम ये भी बताओ कि इतने नंबर ऑफ कॉलम है, इतने नंबर ऑफ इसमें टेबल है। अगर तुम कॉलम है, उन कॉलम्स की ये साइज है, तो ये जो बात हम करते हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल होगा, ये मैं आपको दिखाऊं। ओपन ए न्यू टैब। ठीक, और एक मैं आपको फिजिकल स्कीमा दिखा दूं। एज यू कैन सी कि यहाँ पर देखो, हमने जो बताया, समझ लो कि हमारे पास डेटाबेस है जिसमें कस्टमर टेबल है, एक ऑर्डर है और एक शायद दो ही है। ठीक, तो लॉजिकल स्कीमा का मतलब हुआ कि तुमने जस्ट केवल ये बताया कि देखिए साहब, यहाँ पर ये पर्टिकुलर टेबल है और इसमें ये कॉलम है, बस इतना केवल बताया। और अगर आप जैसे फिजिकल स्कीमा की थोड़ी सी बात करो तो उसको आप इस तरह से कह सकते हो, एक सेकेंड, ठीक, जैसे देखो ये कुछ हद तक फिजिकल स्कीमा है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तुमको क्या पता है, क्लाइंट के अंदर ये कॉलम नेम है, ये उसका डेटा टाइप है और ये उसके साइज है। सो ये इस तरह से, जैसे आपका डेटाबेस है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सो इसके साथ ही अगर आप ये भी बता दो कि इसमें किस फाइल में कौन सा स्टोर है,
ये सारी डिटेल जब आप देते हो तो वो आपका फिजिकल स्कीमा होता है। फिजिकल स्कीमा मतलब कि वो एक्चुअली आपके सिस्टम में या आपके मेमोरी में किस तरह से स्टोर होने जा रही है टेबल। सो दीज आर द टेबल्स हैविंग सच कॉलम्स जिसका डेटा टाइप और उसका साइज उसके साथ डिफाइन है। दिस इज योर फिजिकल स्कीमा। और लॉजिकल स्कीमा की बात करें तो वो क्या है? लॉजिकल स्कीमा है आपका जिसमें आपको केवल टेबल और उसका कॉलम बताया गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, मैं क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ आपके। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। बेटा जो डाउट है स्कीमा के बारे में प्लीज क्वेश्चन पूछिए। ओके, फिजिकल और लॉजिकल का जो डिफरेंस है, मतलब फिजिकल में आप ये बात बताते हो कि देखिए ये आपकी जो टेबल है ये जो स्टोर होने जा रही है फिजिकली ये मीडिया में इस तरह से स्टोर होगी, मतलब इसका डेटा टाइप बता रहे हो और आप साइज बता रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है पूरे टेबल का साइज पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टोरेज मीडिया में इतना स्पेस ये लेने जा रहा है। ठीक, और अगर हम बात करें लॉजिकल स्कीमा की तो उसमें ऑब्वियस सी बात है अगर हमको वहां पे टाइप और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो वो फिजिकल होगा, अदरवाइज वो लॉजिकल होगा। लॉजिकल का मतलब क्या है? तुम उसमें अंदर दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुमने सरफेस से देख लिया अच्छा ये टेबल है कितने कॉलम है, तो वो आपका लॉजिकल स्कीमा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा जयेश, मेघा, आगे चले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट आर इंस्टेंस। इंस्टेंस का क्या मतलब है? देखो अभी दोनों बिल्कुल कह सकते हो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे? अभी आपने बोला स्कीमा क्या है? स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है, स्ट्रक्चर है वो टेबल का, स्केलेटन है वो टेबल का, मतलब जब उसमें कोई भी वैल्यू नहीं भरी हुई है तो उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या बोलते हो? स्कीमा। सो व्हाट आर द इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंसेस होता है जैसे जब आप किसी भी मोमेंट पर आपके टेबल में जितनी वैल्यू है, जितने नंबर ऑफ रोज हैं, वो उसका इंस्टेंस बोला जाता है। कहने का मतलब आपके टेबल है, मान लो स्टूडेंट आपकी, और तुमने उस पर सेलेक्ट टेस्टिक लगा के कमांड रन की, तो जो एक्चुअल वैल्यू उसमें लिखी गई है उस समय पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो उसका इंस्टेंस बोला जाता है। उस पर्टिकुलर टेबल का उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। मतलब अभी समझो, अब ये पर्टिकुलर मोमेंट पे क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी समय टेबल में 20 रो हो सकता है 10 मिनट बाद उसमें से कुछ रो डिलीट कर दी गई हो, अब 8 ही रो हो। ठीक है, कुछ देर बाद और ऐड कर दें, हो सकता है 25 रो हो गई हो। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो इस डेफिनेशन में लिखा है द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस दैट इज एक्चुअल डेटा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ द टेबल। दैट्स मीन इफ यू आर हैविंग एनी टेबल और उसके अंदर आप कोई डेटा पुट कर देते हो तो जो वो पुट किया हुआ डेटा है दैट इज नोन योर एज इंस्टेंस। इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, इंस्टेंस में नहीं समझ में आया हो तो। यस मेघा, बिल्कुल लॉजिकल जो बात कर रहे हैं हम लॉजिकल स्कीमा की, तो लॉजिकल क्या करता है? जो अब एब्स्ट्रैक्शन की बात कर दी तुमने तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो जब फिजिकल लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक, लॉजिकल लेवल पे आते हो तो क्या करते हो? लॉजिकल लेवल पे आप उसको और कॉम्पैक्ट और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो, और एब्स्ट्रैक्ट करके बताते हो कि देखिए कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप हाइड कर देते हो। ठीक, और ज्यादा व्यू लेवल पे आओ तो क्या करते हैं? लॉजिकल वाला भी हम लोग हाइड कर देते हैं। ये भी नहीं बताने जा रहे हैं यूजर को कि कितनी टेबल है, कितने कॉलम है, कुछ नहीं। तो जैसे जैसे आप लेवल में ऊपर आते हो इंफॉर्मेशन की हाइडिंग बढ़ती जाती है, डेटा का एब्स्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली फिजिकल मोर डिटेल देन लॉजिकल, बिल्कुल हर्षित समझ गए आप जी। ठीक है, इंस्टेंस बताइए, व्हाट इज द स्कीमा इंस्टेंस? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपसे बोलेगा, जैसे डायरेक्ट ही नहीं बोलेगा कि आप टेबल क्रिएट करिए, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में इंटरव्यू बोल दे कि ऐसा ऐसा आप कि इस टेबल का इंस्टेंस क्रिएट करो। दैट्स मीन यू हैव टू क्रिएट द टेबल, स्केलेटन बताना है उसका। ठीक, ऑब्वियसली हर इंस्टेंस चेंज हो सकता है, बिल्कुल इसीलिए तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कही जा रही है ना, कि अगर अभी आपने टेबल में 10 मतलब एडमिन जो है उसने 10 रो इंसर्ट किए तो 10 है उसका इस समय इंस्टेंस। कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि जो टेबल के अंदर की वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं हो सकती, उसका स्ट्रक्चर फिक्स हो सकता है, बट उसके अंदर जो वैल्यूज हैं 10 रो, 20 रो, 50 रो, 100 रो, तो वो क्या हो सकती है? वो पॉइंट ऑफ मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो सकती हैं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी टेबल का इंस्टेंस कुछ हो सकता है,
थोड़ी देर बाद और चेक करें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो, उतनी देर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा तो वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो स्कीमा इज द स्केलेटन और स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। इंस्टेंसेस को क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ टेबल, जो उसमें वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल कंटेंट मीन होता है। जैसे अभी सेलेक्ट एस्टिक करें ना, सेलेक्ट एस्टिक अगर हम लोग करके चेक करें तो जो वैल्यू आपको दिखती है ना, जैसे याद करो अभी उस दिन पर्सन वाली टेबल बनाए थे, तो पर्सन वाली टेबल में हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट की, जैसे पहले हमने एक रो इंसर्ट किया तो उस पर्टिकुलर टेबल का इंस्टेंस क्या है, एक रो है। थोड़ी देर बाद 2-4 रो और इंसर्ट कर दी तो 5 रो हो गई। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। एक्चुअल कंटेंट का मतलब ये है कि देखो स्ट्रक्चर बनाते हो तो उस टेबल के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, स्केलेटन क्यों बनाए हो या स्कीमा क्यों बनाए हो, वैल्यू को रखने के लिए। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू वही रो है जो तुम इंसर्ट करते हो। जैसे अभी आप लोग को जो टास्क दिए थे कल कि एम्प्लॉय के अंदर डेटा पुट करना था, तो वो जो तुमने वैल्यू इंसर्ट की है दैट इज द एक्चुअल कंटेंट। yes, schema is a skeleton and instance data entry in that skeleton, yes exactly। क्लियर है, यहां तक पे कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट? ओके वेरी गुड। सो एक और छोटी सी बात है इसमें, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट की 2 लाइन लिखी है, द स्कीमा इज समटाइम कॉल्ड एज इंटेंशन। ध्यान से देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। एन इंस्टेंस इज समटाइम कॉल्ड एज एक्सटेंशन और स्टेट। क्या मतलब है इस बात का? देखो व्हाट यू डू, आप करते ये हो कि आप स्कीमा या जब स्केलेटन बनाते हो, जिसको कि स्ट्रक्चर भी बोलता हूं कभी कभी मैं, तो स्कीमा से आप क्या पता चलता है, आपको पता चलता है देखिए साहब इस टेबल का ये इंटेंशन है। कहने का क्या मतलब है कि आप इस टेबल के अंदर इस तरह की वैल्यू फिल करने वाले हो। स्ट्रक्चर में क्या बताते हैं, यही तो बताते हैं, इतने कॉलम है, इन कॉलम में ऐसी ऐसी वैल्यू आने वाली है। जो DESC और टेबल नेम करके कमांड रन करते हो दैट इज द स्केलेटन और स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। स्कीमा वहीं से शो होता है, डिस्क्राइब से, उससे हम देख लेते हैं कि हमारे टेबल में कितने कॉलम हैं, क्या उसका आगे का मामला है। ठीक, तो यहां पर ये बात हो गई। सो स्कीमा को क्या बोलते हैं, स्कीमा को बोलते हैं इंटेंशन। क्यों इंटेंशन बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए साहब ये जो आप जा रहे हैं टेबल बनाने, इसका इंटेंशन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज और व्हाट आर द कॉलम्स आर देयर इन द टेबल, वो आपका कौन बताता है, स्कीमा बताता है। इसलिए स्कीमा को क्या बोलते हैं, इंटेंशन बोलते हैं। और इंस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जो DESC करके DESC टेबल नेम करके तुमने स्केलेटन देखा था, तुम उसमें वैल्यू एड ऑन करते हो। कुछ पहली रो इंसर्ट कर दी, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज करके पहली रो इंसर्ट कर दी, दूसरी कर दी, 10वीं कर दी, 12वीं कर दी, बहुत सारी रो जो तुम इंसर्ट करते जा रहे हो। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग कि तुम उस इंटेंशन में कुछ वैल्यू एड ऑन करते जा रहे हो, दैट्स मीन यू आर एक्सटेंडिंग, है ना, यू आर एडिंग समथिंग, तो आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो। तो इसलिए इंस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। क्लियर है बात? सो स्कीमा को बोलते हैं इंटेंशन एंड इंस्टेंस को बोलते हैं एक्सटेंशन। और कभी कभी इंस्टेंस को स्टेट भी बोलते हैं। जैसे क्यों स्टेट बोल रहे हैं, समझो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसमें 10 रो है, ठीक है, तो अगर उसमें 10 रो है तो उस बात का क्या मतलब हुआ कि इसका स्टेट अभी 10 रो है। स्टेट का मतलब क्या हुआ कि उसमें अभी पर्टिकुलर कितनी रो इंसर्ट हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे इंस्टेंस चेंज हो रहा है उसी तरह स्टेट भी चेंज हो रही है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस को बोलते हैं एक्सटेंशन और स्टेट, और स्कीमा को बोलते हैं इंटेंशन। यहाँ तक बेटा समझने में किसी को कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे चलें। आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्लियर? ओके वेरी गुड। सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द डेटा मॉडल्स। अब हम लोग समझते हैं कि डेटा मॉडल क्या है। आइए देखिए जरा सा। सो डेटा मॉडल की बात करें, देखो ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। ये बात करें जो अभी हम आपसे बात बताते हैं, दैट यूजर और प्रोग्रामर है, और उस वो क्या करता है, डेटाबेस सिस्टम। देखो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जो बात कर रहे थे वो ये है, और यहाँ पर तुम्हारे पास स्टोरेज तुम्हारा है। तो वो हो क्या रहा है कि यूजर डेटाबेस सिस्टम, ये तुम कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है,
सॉरी प्रोग्राम होता है जो इंटरफेस की तरह होता है, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यहाँ से डेटा उठा के फेच करके आपको देता है। तो इसी का एक और डिटेल वर्जन वी हैव सीन इन द फॉर्म ऑफ डीबीएमएस स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने डिटेल में देखा था, जहां पर इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में दो बातें थी। देखो, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के लिए, उसके बाद यहाँ पर हमने स्टोरेज मैनेजर बिठा हुआ था। तो ये पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं और ज्यादा डिटेल है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंस्टेंस और अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये स्ट्रक्चर था उसका, ठीक, सब हम लोग देख चुके हैं, फाइल मैनेजर वगैरह। तो अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ वो डेटा मॉडल। सो डेटा मॉडल बेसिकली करता क्या है वो देख लो। डेटा मॉडल की डेफिनेशन से समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। डेटा मॉडल आई थिंक विजिबल होगा ये आप लोग को, थोड़ा और इसका मैं बढ़ा, ठीक। सो अभी जैसे किसी ने डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी पूछा था, वैसे तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन तुम लोग को इतना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अभी तक जावा में पढ़ ही लिया होगा। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मीन्स ये होता है, जैसे अभी आपने किसी ने मेगा ने ये क्वेश्चन पूछा, सो फिजिकल लेवल की जो डिटेल्स होती हैं आप उसको क्या करते हो, लॉजिकल लेवल पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट करते हो, मतलब आप उतनी डिटेल में लॉजिकल लेवल पे बात नहीं दिखाते हो। या यूजर लेवल पे चले जाएं तो वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। दैट्स मीन एट every higher level what you are doing, you are abstracting your data, मतलब उसकी डिटेल जो फंक्शनैलिटी है वो आप और हायर लेवल पे हटाते जाते हो। ऑब्वियस सी बात है ना, जो एक यूजर होता है उसको कहाँ मतलब है कि आपका टेबल कैसा स्टोर है, या और डिटेल में बात करें तो वो टेबल आपका एक्चुअली किस मीडिया पे रखा हुआ है, कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज पे रखा हुआ है, यूजर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। आई थिंक क्लियर होगा आपको। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आप जैसे जैसे लेवल में ऊपर बढ़ते जाते हो, एब्स्ट्रैक्शन लेवल आपका हाई होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने यूजर से या उस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो यूजर को सिंपली क्लिक करना है और उसको इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी, ठीक। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज डेटा मॉडल? ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। बात को ध्यान से समझिएगा, डेटा मॉडल का क्या मतलब है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा एक ईआर मॉडल सुना होगा, या एक अभी जो हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है असाइनमेंट्स में अपने, जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं, व्हाट वहां पर है आपके, हेलो, किसी का माइक ऑन हो रहा है, मैं बता सकता हूं किसका माइक ऑन हो रहा है। सो प्लीज आप लोग इसके लिए अवेयर रहें, है ना, कोई भी नॉनसेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्लियर। सो डेटा मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं कि जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो, बेटा ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो तो यू हैव टू टेल कि देखिए भाई साहब, इस डेटाबेस में इतने तरीके की टेबल्स होंगी और ये आपस में इस तरह से रिलेटेड होंगी, मतलब कौन सी टेबल किससे रिलेटेड है। तो तुम लोगों ने अभी वैसे सुना होगा कहीं, अब डिटेल में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, द ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, ईआर डायग्राम में करते ये हैं कि हम बताते हैं, देखिए साहब ये पर्टिकुलर टेबल्स है हमारी, और ये पर्टिकुलर टेबल इस टेबल से इस रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब वहां पर हम करते क्या है, बात को ध्यान से समझिएगा। ईआर मॉडल में बेसिकली हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे जो डेटाबेस है उसमें इतनी टेबल्स बनने जा रही हैं, क्लियर है, और वो टेबल्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, ये बात करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, एग्जांपल से इस बात को समझो कि डेटा मॉडल क्या है। हम एक एब्स्ट्रैक्ट वे में एक उस जो डेटाबेस का कंसेप्ट है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट वे में ऊपर से शो करते हैं कि देखिए आपके डेटाबेस में इतने तरीके की टेबल इन्वॉल्व होने वाली हैं और आपस में ये इस तरीके से रिलेटेड है, क्लियर। सो डेटा मॉडल बेसिकली यही करता है कि वो आपका एक जो कंसेप्ट, मतलब एक कंसेप्ट को, कि आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो उसको एक कंसेप्चुअल फॉर्म में आपको शो करता है। जैसे बात करो कि एक हम लोग अभी कितने तरीके के मॉडल हो सकते हैं उस पर डिटेल में बाद में जाएंगे। जैसे बात करो एक मॉडल हम लोग देखते हैं रिलेशनल मॉडल, मतलब जो इस पे हम लोग काम करते हैं, मतलब ये जो टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर कॉलम क्रिएट करते हैं, फिर रो इंसर्ट करते हैं। सो एक मॉडल ये है जहां पर आप उसको टेबल के फॉर्म में इंसर्ट करते हो, ठीक। एक मॉडल क्या है जब आप उसको किस फॉर्म में करते हो, जैसे आपने उसको ईआर मॉडल फॉर्म में दिखा दिया कि देखिए साहब आपके डेटाबेस में इतना टेबल बनने जा रहा है, ठीक। एक तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करो। ऑब्जेक्ट करने का क्या मतलब है, जैसे तुम लोगों ने जावा पढ़ रखी होगी, है ना, तो जावा में क्या होता है बेटा कि हम क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनाते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनाने का क्या मतलब है, क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनाने का ये मतलब है, मतलब उससे क्या एनालॉजी है, आपके टेबल की
जो आपने रिलेशनल डेटा मॉडल बनाने की आप बात कर रहे हैं, या जो टेबल हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे, उसकी क्या एनालॉजी है आपके ऑब्जेक्ट मॉडल से, एक मतलब अलग तरह का डेटा मॉडल है। तो उसकी एनालॉजी ये है कि जैसे तुमने यहाँ पे टेबल बना दी, वहां पे हम लोग क्लास बना देते हैं, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉलम बनाए उसको वहां पे डेटा मेंबर बना देते हैं। तो जैसे अगर मुझे किसी कॉलम की वैल्यू फेच करनी है तो कैसे वहां पे फेच करते हैं प्रोग्राम में, क्लास नेम डॉट डेटा मेंबर, तो उससे आपको वो वैल्यू फेच हो जाती है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब डेटा मॉडल बेसिकली क्या है, आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक कंसेप्ट है जिससे आप क्या बता रहे हो, जिससे आप ये बता रहे हो कि देखिए साहब, आपके डेटाबेस का ये स्ट्रक्चर है, दैट्स मीन these are the entities or these are the tables or these are the objects which are going to involve in your डेटाबेस। आपके टेबल में इतने तरीके की टेबल इन्वॉल्व होने वाली है। सो फिर से डेटा मॉडल की बात करें, सो व्हाट इज डेटा मॉडल? डेटा मॉडल एक कंसेप्ट है जिससे आप ये बताने वाले हो दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये बात आप समझ रहे होंगे। सो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ डेटा मॉडल, ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट, आई एम जस्ट सेइंग द कंसेप्ट, बट जब आप इसको और ब्रॉड वे में बताओ, सो व्हाट, ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सो यहां तक क्लियर है? जो प्रोवाइड क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी मींस, मतलब नेसेसरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्शन, कि जैसे आपने टेबल आपकी कितनी बनी हुई है, तो बस आपको वो मोटा मोटा ये बताता है, भाई साहब देखिए इतने इतनी टेबल बनी हुई है और इसके ये कॉलम है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब आपको जिसको डेटाबेस, सॉरी डेटा मॉडल नहीं समझ में आया, यू आर वेलकम टू आस्क, जल्दी से पूछे डेटा मॉडल, फिर हम लोग उसकी कैटेगरी या डेफिनेशन में और डिटेल में जाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल? डेटा मॉडल और स्कीमा सेम है क्या? स्कीमा को सेम इसलिए कहना ठीक नहीं है। डेटा मॉडल का मतलब है कि जब एक ओवरव्यू है, पूरे डेटाबेस का ओवरव्यू है, और स्कीमा की बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर एक टेबल के लिए बात करता है कि हाँ साहब इस टेबल का ये स्कीमा है। बट अगर हम डेटा मॉडल की बात करें तो डेटा मॉडल में डेटाबेस आता है, और ये बात आप लोग जानते हैं दैट डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो किसी एक टेबल की बात कर रहे हैं तो दैट इज योर स्कीमा। ठीक। अगर कंबाइंडली लें कि सबका लॉजिकल स्कीमा लेके एक डेटाबेस में शो करें तो दैट कुड बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ डेटा मॉडल। जुम्मा मींस लॉजिकल डीबी डिजाइनर। हाँ, लॉजिकल डीबी डिजाइनर बोलने का भी मतलब नहीं है। अगर आप अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो वहां पे आपको एक मॉडल आपके डेटाबेस का बना के बताना ही होता है कि साहब देखिए इतनी टेबल्स इन्वॉल्व हैं एंड दीज आर सो मेनी कॉलम्स ऑफ द टेबल्स। यू हैव टू टेल कि आपको ये बताना पड़ता है। ऑब्वियसली पता ना, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, सो तुम लोग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। सो फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर जो आप डिजाइन करते हो उसका होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि पहले आप अपनी सॉफ्टवेयर की जो अपनी रिक्वायरमेंट है, मतलब आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उसकी आप एक एनालिसिस करते हो, और उसके बाद आप ये डिसाइड करते हो कि देखिए साहब इसमें जो टेबल बनेगी वो इस तरह से रिलेटेड होगी। तो आप एक पूरा स्ट्रक्चर उसका बनाते हो ईआर मॉडल के फॉर्म में, फिर उसको आप रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हो अपने टेबल के फॉर्मेट में। वो हम लोग और डिटेल में भी समझ लेंगे। सर डेटा मॉडल मीन्स रिलेशनशिप, नॉट ओनली द रिलेशनशिप, इट इज द ओवरऑल कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। ठीक। डीबी मॉडल की एक कैटेगरी है ईआर मॉडल, डीबी मॉडल की एक कैटेगरी है रिलेशनल मॉडल, डीबी मॉडल की एक कैटेगरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, डीबी मॉडल की एक कैटेगरी है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। सो ईआर मॉडल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा मॉडल, ऐसा समझ सकते हैं। और पूछे बेटा, जल्दी जल्दी पूछे तो आगे चले। क्लियर है यहां तक? प्लीज रिप्लाई, जल्दी से रिप्लाई करो, सभी हैं क्लास में तो रिप्लाई करिए। दिलीप यादव बेटा माइक बंद करो अपना। ठीक, क्लियर है? जिसको भी डाउट है प्लीज जल्दी से डाउट लिखो, देन वी विल डिस्कस इट एंड मूव फर्दर।
हर्षित, मनीष, हेमान, जिया, आदर्श, अनुज, मेघा, अंशुल। ओके, सो मोस्ट ऑफ सबको क्लियर है। अब आपके लिए समझना और इजी हो जाएगा, डेटा मॉडल हम समझ चुके हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं, वैसे जैसे आप देख सकते हो डेटा मॉडल में बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरीके के डेटा मॉडल्स हो सकते हैं। ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बेसिकली। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल। ठीक। दिलीप बेटा माइक ऑफ करो, तुम्हारा माइक ऑन है दिलीप। ठीक। तो इतने तरीके के हमारे डेटा मॉडल हो सकते हैं। अब इसमें देखो ईआर मॉडल ये तुम लोगों ने सुन रखा है, देख भी रखा है। रिलेशनल मॉडल जिसमें हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेयर वी क्रिएट द टेबल। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट आर द हायरार्किकल मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मैंने जैसे बताया, इसमें आप क्या करते हो, क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर डेटा मेंबर बनाते हो, इस तरीके से आप शो करते हो। सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको समझने के लिए पहले के जैसे देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक। तो डेटा मॉडल की कैटेगरी की बात करें, वो यही बताया गया कि 3 लेवल पे उसको हम शो कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे देखो और डिटेल में अगर फिजिकल लेवल पे शो करोगे तो वहां पे तुमको उसका डेटा टाइप और वो सब भी बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट ईआर मॉडल। ईआर मॉडल जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि मॉडल बेसिकली तुम्हें क्या शो करता है, कंसेप्ट शो करता है, लॉजिक। डिटेल में उतना नहीं जा रहा। तो ईआर मॉडल तुम्हारा डिटेल में नहीं शो करता। यहाँ पर क्या बताया गया, एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, 2 एंटिटीज हैं एंड स्टूडेंट हैविंग 4 एट्रीब्यूट, नेम, एड्रेस, आईडी एंड एज। और ये किससे रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड है। किस रिलेशनशिप से, एनरोल से। सो स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन द कोर्स। सो ये जो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जहां पर आपको शो किया गया है कि स्टूडेंट आपका कोर्स से रिलेटेड है एनरोल रिलेशनशिप के थ्रू। और यहाँ पर अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्टूडेंट की जो टेबल बनेगी उसमें 4 कॉलम होंगे, कोर्स की जो टेबल बनेगी उसमें 2 कॉलम होंगे। एनरोल की टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिसाइड करना अभी नहीं, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो एंटिटी जितनी भी होती है उसके लिए टेबल बनती ही बनती है। तो ईआर मॉडल का ये मतलब है, देखो क्या लिखा हुआ है कि इन दिस मॉडल रिलेशनशिप आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी। तो हमारे पास कुछ एंटिटी होती है, उसको हम एंटिटीज को डिफरेंट रिलेशन से आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक। ये 1:1, 1:n क्या लिखा है ये सब अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट होता है तुम्हारा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में आप क्या करते हो, वेयर यू डू कि आप यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करते हो और उन टेबल्स के क्या होते हैं बेटा, कॉलम्स होते हैं। जैसे भी जो हम लोग बेसिकली ओरेकल या माइस्क्यूएल पे काम कर रहे हैं, सो वहां पर हम किस पे काम करते हैं, रिलेशनल मॉडल पे ही काम करते हैं। ठीक। और नेक्स्ट अगर बात करें हायरार्किकल मॉडल, तो यहाँ पर क्या है, हायरार्की होती है। हायरार्की होती है मतलब हम यहाँ पर देखो फिर से बात को समझिएगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कॉलेज है और कॉलेज में आपके डिपार्टमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में कोर्स है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं। और कोर्सेज में बात करें तो थ्योरी है और लैब्स है। समझने की कोशिश करिएगा, हम एक डेटा मॉडल को समझा रहे हैं कि देखिए अगर आप कॉलेज वाला जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट करने जाएंगे तो आपको इस लेवल पर डील करना पड़ेगा कि वहाँ एक कॉलेज होगा, उसके अंदर डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। डिपार्टमेंट के अंदर तो आप हायरार्किकल बता रहे हो, ये बेसिकली काफी पहले यूज होता था जब कह सकते हो कि नया नया सॉफ्टवेयर का मामला शुरू हुआ, तब ये स्टार्टिंग में आया था, यूज होना शुरू हुआ था, है ना। सो कॉलेज, कॉलेज के बाद डिपार्टमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कोर्स, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट्स, थ्योरी एंड लैब्स। तो एक हायरार्की यहाँ पर फॉलो हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। सो देख सकते हो जैसा कि एक रूट है, दिस डेटा मॉडल ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो एक तुमको ट्री दिख रही होगी, डेटा स्ट्रक्चर में तुम लोग पढ़ चुके हो, यहाँ पे तुमको ट्री दिख रही है। हायरार्की स्टार्ट फ्रॉम द रूट डेटा एंड एक्सपेंड्स लाइक ट्री, एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड। ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सो एक तरह का ये डेटा मॉडल है, मतलब आप ये बता रहे हो कि देखिए जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कॉलेज सबसे सुपीरियर है, उसके बाद ये है। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेटवर्क मॉडल, तो नेटवर्क मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, हायरार्किकल मॉडल। वहां पे जो तुम आप एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को जब आप क्या करो, जैसे देखो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना है, A2 B1 B2 B1 B2, फिर B1 इज फर्दर डिकम्पोज्ड इन C1 C2। जब आप जैसे चाइल्ड से भी एक एज आपकी कनेक्टेड हो किसी भी पेरेंट रूट पे, मतलब ये फॉर्म हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं पेरेंट की ओर, तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मतलब जैसे एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड होती हैं, ओनली वन वे डायरेक्शन नहीं होता। सो पेरेंट टू चाइल्ड तो है ही, उसके साथ साथ चाइल्ड टू पेरेंट टाइप का भी कनेक्टिविटी इशू होता है।
तो वहां पर कौन सा मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है। सो अगर आप देख रहे होगे तो ये एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। ट्री में क्या होता है, ट्री में साइकिल नहीं बनती है, ट्री में वो रूट से स्टार्ट होगा और चाइल्ड तक एक्सपेंड होता चला जाता है, ट्री में चाइल्ड साइकिल नहीं बनती। बट नेटवर्क मॉडल में हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर आपका साइकिल एग्जिस्ट कर सकती है, देखो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, और ये फर्दर इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ये आप अगर जब हम लोगों ने लास्ट टर्न पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे हम लोग फाइल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो ए साइक्लिक ग्राफ या साइक्लिक ग्राफ था, वहां से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। सो एक तरीके का मॉडल आप कर रहे हैं। ये जो नेटवर्क मॉडल आप किसको बोल रहे हैं कि आपका एक हायरार्की तो है बट नीचे की चीजें भी जब ऊपर से कनेक्टेड हो सकती हैं, इस तरह का डेटा मॉडल है, तो उसको हम नेटवर्क मॉडल बोलते हैं। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज सेमी स्ट्रक्चर्ड नेक्स्ट हम लोग और पढ़ें। यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी रिप्लाई करो। जिसको डाउट हो जल्दी बता दे, फिर हम लोग नेक्स्ट लास्ट पढ़ लेते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज योर सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड को जरा समझना। सेमी स्ट्रक्चर्ड का ये मतलब है, जैसे तुम लोगों ने एक्सएमएल पढ़ा होगा, तो एक्सएमएल में तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, पता नहीं आपको इस बारे में जानकारी है कि नहीं। जो एक्सएमएल का कंसेप्ट था वो क्या था कि जैसे लिखते तो उसको एचटीएमएल की तरह है, बट वहां पर क्या होता है, एचटीएमएल में आपके पास प्री डिफाइंड टैग होता है, बट एक्सएमएल में इस बात की हमें छूट होती है कि हम अपने खुद के टैग डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे याद करो कि इस टेबल में आप लोग बनाते थे टेबल, तो टेबल में क्या बनाते थे बेटा कि टेबल, सबसे पहले टेबल टैग लिखते थे, उसके बाद टेबल के अंदर टेबल वो लिखते थे रो, और उसके बाद कॉलम वाइज उसमें डेटा एंटर करते चले जाते थे। मैं टेबल का एग्जांपल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक हियरार्की के फॉर्म में, मतलब टेबल टेबल के अंदर आप रो में जाते थे और कॉलम वाइज आप डेटा को इंसर्ट करते थे। सो बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है। दैट्स मीन कि एक स्ट्रक्चर तो है बट वो स्ट्रक्चर आपका अपना बनाया हुआ है, कोई प्रीफिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एक्सएमएल जो यूज होती थी वो डेटा ट्रांसफर के लिए होती थी। अगर आपको ये बात पता हो कि जब हम लोग वेब के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर जब डेटा का ट्रांसफर करते थे तो बहुत बार उसमें एक्सएमएल का यूज होता था डेटा को भेजने के लिए। कैसे, इस बात को समझो। जैसे एक हमने बना दिया एम्प्लॉय टैग। अब एम्प्लॉय टैग के अंदर हम एक सब टैग बनाते हैं नेम और आईडी का, ठीक। तो जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करते थे तो उसी फॉर्मेट में करते थे, मतलब एम्प्लॉय टैग आपका उस मेन टैग हो जाता था और उस टैग के अंदर सब टैग क्या क्या हो जाते थे, आईडी और नेम। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते थे। अब तुम इसको इस नजरिए से देखो, डेटा मॉडल वाले नजरिए से, तो आप क्या बता रहे हो कि देखिए साहब, एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर दो कॉलम है, एक कौन सा, आईडी है और दूसरा नेम है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल, ये डेटा मॉडल में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल एक्सएमएल है, जिसमें आप कह सकते हो कि दिस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल थ्री डेटा मॉडल्स, या जितने भी हमने अभी तक समझे हैं। इसमें डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल अलाउ करता है डेटा स्पेसिफिकेशन को, जहां पर वो इंडिविजुअल उसके लिए आ रहे हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आ रहे हैं। मतलब एक्सएमएल जो है वो सेमी स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आपके अपने डिफाइंड टैग होते हैं। जैसे एम्प्लॉय हो गया तो एम्प्लॉय के अंदर आईडी और पासवर्ड, इसके ये दो कॉलम हो गए। तो इसी तरीके से हम ये बता सकते थे कि देखिए हमारे डेटाबेस में इतने तरीके के टेबल्स यूज होने जा रहे हैं जिसके अंदर ये कॉलम होंगे। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, XML was initially designed to include for markup information to text documents. It gains importance because of its application in exchange of data. तो XML जो यूज होता था वो किस लिए होता था, XML एक्सचेंज करने के लिए, डेटा को
एक्सचेंज करने के लिए, मतलब एक जगह है और उसको जब वेब से दूसरी जगह भेजा जाता था तो वो आपका एक्सएमएल के फॉर्म में जाता था। तो एक्सएमएल के फॉर्म में कैसे जाता था, पूरी की पूरी टेबल जितनी चाहिए होती थी वो जाती थी, या सेलेक्ट एस्ट्रिक लगने के बाद जो चाहिए होता था वो जाता था। तो कैसे जाता था, एम्प्लॉय टैग के अंदर बाकी के जो इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं उनके टैग चाहिए होते थे, वो आगे प्रोसीड करते थे। अब यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रिप्लाई करें, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ, यूजर डिफाइंड टैग होते हैं एक्सएमएल में, बिल्कुल। जल्दी रिप्लाई करो बेटा, जहां पे भी डाउट है। सर एक और बार, अच्छा। और बताएं भाई, और डाउट बताइए। ओके, सेम स्ट्रक्चर दोबारा। देखो, सेमी स्ट्रक्चर जो डेटा मॉडल है, पहले समझो कि एक्सएमएल अगर आपको दिमाग में हो तो आप एक्सएमएल के बारे में सोचिए। एक्सएमएल में आपके अपने टैग होते हैं, मतलब आप अपने टैग बना सकते हो। जैसे तुमने स्टूडेंट टैग बना दिया तो उस स्टूडेंट टैग के अंदर तुम 3-4 और टैग डिफाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपका मेन टैग हो जाता है और बाकी सब उसके सब टैग हो जाते हैं। तो मेरी बात समझना, एक लाइन पहले यहाँ पे समझो जो लास्ट लिखी हुई है, इट गेन्स इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स एप्लीकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो जो एक्सएमएल यूज होता था वो किसमें होता था बेटा, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे आज तुम लोग शायद नाम सुने हो जेसॉन का, तो जेसॉन यूज होता है ना। और उसी तरीके से पहले यूज होता था एक्सएमएल, जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपका डेटा यहां से वहां जा रहा है तो वो एक्सएमएल फाइल के फॉर्म में जा रहा है। मतलब आप ये बताते हो कि ये एम्प्लॉय है और ये, जैसे एम्प्लॉय की जगह आ गया कि 101, ठीक है, या एम्प्लॉय की जगह नहीं भी आया तो आईडी की जगह 101 और उसका नेम आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती थी, ठीक। तो मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो एक्सएमएल के फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल की, कि इसका इस बात से मतलब नहीं होता कि जैसे जहां पर ये जिस डेटा टाइप के साथ है, बात समझिएगा, और जहां पर ये भेजा जा रहा है और वहां पे वो जिस डेटा टाइप के साथ है, दोनों का आपस में सेम होना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे तुमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की, समझिएगा बात को, तो वहां पे जो वो डेटा टाइप उसका फेच मतलब डिसाइड किया गया है और जहां से डेटा आ रहा है वो दोनों डेटा टाइप सेम होना जरूरी नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल बोले थे। बेसिकली सबसे आसान भाषा में आप इस बात को समझ सकते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल में हम लोग इसको एक्सएमएल की तरह देख सकते हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय टैग आपका मेन टैग हो गया और उसके अंदर सब टैग हो गया। इसी तरह दूसरी टेबल हो गई, मान लो ऑर्डर्स, तो उसके अंदर सब टैग हो गए, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर नेम। तीसरा हो गया पर्सन नाम का, तो पर्सन एक टेबल हो गई, उसके अंदर पर्सन आईडी, पर्सन नेम, उसके सब टैग हो गए। तो इस तरीके से हम लोग सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल को एक्सएमएल का जो उसका एग्जांपल है देख के समझ सकते हैं कि कौन सा आपका उसमें नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ कॉलम्स यूज होने जा रहे हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल भी कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल का, यहीं पे कोई पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल अलाउ द डेटा स्पेसिफिकेशन एट प्लेस वेयर द इंडिविजुअल डेटा आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप में हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट, कि तुम्हारे पास यहाँ पर अलग है, दूसरी जगह पे अलग है, ठीक, जहां पर वो डेटा जा रहा है। क्लियर है। ऐसे समझो कि एक मेन टैग और उसके अंदर सब टैग के फॉर्म में हम लोग डेटा को या टेबल के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। डेटा मॉडल जो हम बात कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे, कि आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको आप ओवरऑल समझ सकें, इसलिए आप बात कर रहे थे। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में क्या होता है, उसको हम किसके फॉर्मेट में, उसको हम इसके फॉर्मेट में एक्सएमएल के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है वहाँ। जैसे अगर एक्सएमएल का मैं आपको कोई दिखाऊं एग्जांपल, यहीं पे हम शो करके देख लेते हैं, लाइक ये देखो, अ, इसमें तो तुम्हें क्लियर नहीं समझ में आएगा, एक सेकेंड रुको मैं बता।
ये देखो, या नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, अच्छा देखा, लाइक दिस, आपको ये समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। ठीक, ये देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, जैसे प्रोडक्शन है या जॉब, एक आपका क्या हुआ, जॉब आपका एक जैसे बोले अगर डेटाबेस बन रहा है तो उसके अंदर प्रोडक्शन एक टेबल हुई जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट हुए, तो उस एट्रीब्यूट की ये वैल्यू फिल कर दी गई। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा सर, सेमी स्ट्रक्चर में बेसिकली हम अपना डेटा दूसरी जगह तब भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर दूसरी जगह एट्रीब्यूट अलग हो बट डेटा टाइप सेम हो। यस एग्जैक्टली, मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि एक्सएमएल वाला डेटा टाइप या सेमी स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनता किस तरह से, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल। जैसे देखो यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा, ये जॉब है, ये आपका डेटाबेस है, इसके अंदर ये एक टेबल है, अगली टेबल तुम्हारी कस्टमर है, तो कस्टमर टेबल जो मैं आपसे बात कह रहा था शायद आप देख के एकदम आसानी से समझ में आ गए हो। एक प्रोडक्शन टेबल है, प्रोडक्शन के अंदर ये आपके 3 4 5 कॉलम है। इसी तरह कस्टमर के अंदर ये नेम नंबर और करेंसी, ये 3 कॉलम है। तो इसी तरह एक आपके डेटाबेस के अंदर बहुत सारे आप जितने भी टेबल बनाए हैं वो दिखा सकते हैं, और उन टेबल के अंदर उनके सब टैग के फॉर्म में व्हाट यू कैन शो व्हाट आर द कॉलम्स आर गोइंग टू बी देयर। क्लियर हो गई होगी बात आई थिंक इस एग्जांपल से आपको। ये देखिए ये बना हुआ है, ठीक। सो दिस इज द बेसिकली एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल, जहां पर डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए और दूसरी जगह जो एट्रीब्यूट है वो अलग भी हो गए, तो ये जाके दूसरी जगह पे जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं तो इसी फॉर्म में जाता है। सोर्स कोड कभी देखना, कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर हो, सोर्स कोड देखिए, आपको वहां पे एक्सएमएल फाइल दिखेगी। क्लियर है? अरे ऑडिबल नहीं है, हेलो हेलो, रिप्लाई करो बेटा प्लीज। ऑडिबल है सर। आपको इस डायग्राम से काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। शायद हम लोग को रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ इमेज बन नहीं रही थी दिमाग में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? डाउट है तो लिखो डाउट है, नहीं तो क्लियर है तो क्लियर लिखो, अदरवाइज फिर हम लोग क्लास खत्म करें। एक्सएमएल का ये एग्जांपल है, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि डेटाबेस बन गया, इसके अंदर टेबल बन गए, इतने कॉलम है, तो इस तरह से तुम 10 टेबल बता सकते हो। यस, ओके। सो आज यहीं पर रखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 37, ठीक। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।